नमस्कार, मेरा नाम हेमंत राणा है। आज कविशाला के इस कार्यक्रम का मंच संचालन का जिम्मा अंकुर जी ने मुझे दिया, उसके लिए उनका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक नई पहल जो अंकुर जी और हमने अभी चर्चा करके सोचा इसके बारे में। कविशाला जब हम बोलते हैं तो पहला शब्द कवि है और एक सुझाव आया कि क्यों ना मंच संचालन के दौरान हम कवियों के बारे में कुछ चर्चा करें, उनके बारे में कुछ उनकी जीवनी, उनके बारे में जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उन सब की चर्चा करें और एक तरह से उन्हें ट्रिब्यूट दें। ये पूरा कार्यक्रम को समर्पित करते हुए आगे बढ़े। एक ऐसे ही मैं कहूँगा कवि, लेखक और महान देशभक्त हुए जिनकी कल पुण्यतिथि थी 19 दिसंबर। 30 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपना देश के लिए एक अग्रणी रहे स्वतंत्रता संग्राम में। मैं बात कर रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए वर्ष 1897 और 1927 में उन्हें काकोरी कांड और मैनपुरी कांड के षड्यंत्र के चलते अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। बिस्मिल जो शब्द है ये उनका तकल्लुस है, उपनाम है और दो अलग नामों से और लिखते थे, राम और इसके अलावा अज्ञात, दो अलग नामों से लिखते थे। बिस्मिल का जो शाब्दिक अर्थ आप निकालें तो आत्मिक रूप से आहत जो होता है उसे बिस्मिल कहते हैं। तो आज उनकी ही कुछ रचनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम साझा करेंगे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगी। बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा उर्दू का और हिंदी का मिश्रण है उनकी रचनाओं में। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं जो भी मैंने भी शायद इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा था, जब इस बारे में सर्च किया तो पता लगा बहुत ही अच्छा लिखा हूँ। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं उनके कुछ अशार हैं वहां से शुरू करते हैं और फिर मैं पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाऊंगा। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, बेदाद जुल्म। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैदे उल्फत में, ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैदे उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम समर्पित करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी को और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा विनय जी को, आए और अपना आज की रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं विनय कुमार आगरा से आपके समक्ष। आगरा से एक महान कवि हुए हैं क्योंकि एक नई परंपरा शुरू की है एक महान कवियों को याद करने की, तो उसमें ही आगरा के महान कवि गोपाल दास नीरज, जिसका नाम आप सबने सुना है। उनकी दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो इन्हीं भाव को लेकर मैं अपने कुछ गीतों की माला यहाँ पर रोने का प्रयास करता हूँ। दुनिया वाले हमें इश्क का मरीज कहते नहीं थकते, नहीं थकते, और हम उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वो हमें अपना कहे या ना कहे, ये उसकी मर्जी है, हम उसे अपनी मल्लिकाए दिल कहते नहीं थकते, नहीं थकते। उसकी हर मुस्कान में जादू सा है, हर लम्हा खुशनुमा सा है,
उसकी बातों में बहारे हैं, हम उसकी बात सुनते नहीं थकते, नहीं थकते। दिल की गहराइयों में वो बसी है, हर धड़कन में वो हंसी है, उसकी यादों में खो जाते हैं और उसे पुकारते नहीं थकते, नहीं थकते। वो हमें अपना कहे या ना कहे, ये उसकी मर्जी है, हम उसे अपनी मल्लिकाए दिल कहते नहीं थकते। धन्यवाद। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाओं की बात करें तो कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपसे साझा करूंगा। उनकी लिखी रचनाओं में मन की लहर, स्वदेशी रंग, ए मातृभूमि और एक आत्मकथा जो उन्होंने लिखी, निज जीवन की छटा, जो जेल से उनके एक साथी थे शिव, वो बाहर लेकर आए चोरी छिपा के उसे, और फिर बाद में पब्लिश किया गया और उसका नाम रखा गया काकोरी के शहीद। उन्हीं की एक रचना जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, मन की लहर, एक उर्दू गजल है जो उन्होंने लिखी। मैं उसके कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, क्या बात है। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। क्या बात है। खाना वीरान कहाँ है देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। क्या बात। इसी में आगे उन्होंने लिखा, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो, खिदमते कौम में जो आए भला सब झेलो, देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना मिले ये माता की दुआएं ले लो। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप आमंत्रित करना चाहूंगा सुप्रीत जी को, आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, सो माई सेल्फ सुप्रीत, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। एज यहाँ पे सब जो बोलते हैं IT फील्ड, पार्ट टाइम लिखता भी हूँ, तो कभी कभार आई डू राइट, तो कुछ परमात्मा पे, कुछ इश्क पे, कुछ मोहब्बत पे जो आया वो लिख दिया। सो कुछ चीजें आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये कैसी लीला रची है परमात्मा आपने कि सत्य दिखाकर भी सत्य छुपा दिया है। आपने प्रत्येक रची हुई लीला के सत्य में भी आप विराजमान हो और असल सत्य में भी आप विराजमान हो। जिसे आपने चुना है, जिसे आपने चुना है, उसे आप प्रत्येक रची हुई लीला के सत्य को अवगत कराते हो और असल सत्य का भी प्रमाण देते हो। हर हर महादेव, क्योंकि मैं महादेव की भक्ति से बहुत प्रेरित रहती है मेरी चीजें, तो ये कुछ महादेव को समर्पित है। तो अगली पंक्ति कुछ इश्क पे लिखा है। जब मुझे थोड़ा इश्क समझना शुरू हुआ या होना शुरू हुआ, तो उस पे है कि जब इश्क हुआ मुझे तो समझ ना आया कि ये इश्क है या चाह है मेरी। जब तक शायद और काश की चाह के कश्मकश में मैं रहा और पाना चाहा उसे, तो वो दूर रही मुझसे। इस शायद और काश के बीच कई इश्क मरे। जब शायद और काश की चाह नहीं रही मुझ में और कर दिया खुद को समर्पित उसे, तब ये समझ में आया कि इश्क क्या होता है, और वो खुद ब खुद हो गई मेरी। अब कुछ ऐसा है कि जब आंखों की हम बात करते हैं या उसकी कि, तो उस पे कुछ लिखा है कि आंखों ही आंखों में वो हमसे प्यार कर बैठे, दिमाग तो छोड़ो दिल भी हार गए हमसे।
सामने रहते हुए लफ्जों में अपने दिल के हाले दास्तां बयां न कर सकी वो, सामने रहते हुए लफ्जों में अपने दिल का हाले दास्तां बयां न कर सकी वो, जाते ही जाते आंखों ही आंखों में इकरारे मोहब्बत कर गई हमसे। शुक्रिया। और कई सारे लोग होंगे जिनका इश्क अधूरा छूट जाता है, और तो उस पे कुछ लिखा है हमने कि कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है, कि वो गुफ्तगू की हुई तुम्हारी अधूरी बातें जिसे पूरा सुनने की चाह में कई लम्हे निकल जाते हैं, जैसे अधूरा इश्क जिसे पूरा करने की चाह में ताह उम्र निकल जाती है। ये था। और जब कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि आपका महबूब, आपकी बेटर हाफ जो आपके नाम की मेहंदी लगाती है अपने हाथों में, तो उस पे कुछ ख्याल आया था। तो एक छोटी सी कविता है, वो लिखता हूँ कि मैं तेरे हाथ की वो मेहंदी बन जाऊं जो तेरे हाथ की लकीरों में समा कर रह जाए, और मेरी खुशबू से तुझे मेरी याद दिलाती रहे, और तू मेरे दिल की वो धड़कन बन जाए जो सिर्फ चलती ही ना हो, तू मेरे दिल की वो धड़कन बन जाए जो सिर्फ चलती ना हो बल्कि ता उम्र मेरे वजूद में समाई रहे। ये इश्क जिस्म का नहीं एहसास का सिलसिला है, मैं मेहंदी के रूप में तेरी लकीर बन के रह जाऊं और तू मेरी सांसों में मेरी धड़कन बनकर जिंदा रहे। तो और कुछ खत्म करने से पहले एक कहते हैं ना कि बहुत ही हास्य चीज होती है कि कई सारे लोग होंगे जो सुबह चाय पीते होंगे और चाय पे बैठ के कुछ भी चर्चा या अपने में गुमसुम या कुछ सोचना, तो उस पे चाय कभी कभी पूछती होगी। तो क्या पूछती होगी, सुनिएगा। कभी कभी मेरी सुबह की चाय मुझसे ये पूछ लिया करती है, कभी कभी मेरी सुबह की चाय मुझसे ये पूछ लिया करती है, अगर मैं ना होती तुम्हारी तो कौन होता। तो थैंक यू। जैसा नाम वैसी ही रचनाएं। सुप्रीत, बहुत अच्छा है सुप्रीत, बहुत अच्छा सुनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि के बारे में कोई इतना कैसे सोच सकता है। अगली रचना जब आप सुनेंगे, एक ऐसी प्रार्थना लिखी है अपने देश की वंदना करते हुए बिस्मिल ने, आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैंने जब पढ़ा पहली बार तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको सुनाऊंगा तो मुझे रोंगटे खड़े होते हैं सुनाते मुझसे। चलिए, टाइटल है ए मातृभूमि तेरी जय हो। मैं शुरू करूंगा। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता की आनंद का विजय हो। वह भक्ति दे के बिस्मिल, वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे के दुख में कायर यह हृदय न हो। एक किस्सा है रामप्रसाद बिस्मिल का। आप सबने गीत सुना होगा जो बहुत पॉपुलर है, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला को जब लिखा गया तो अशफाक उल्ला खान और इनके साथी थे जो भी अपने रामप्रसाद बिस्मिल के, सब जेल में बंद थे। तो किसी साथी ने दूसरे बैरक से इन्हें कहा कि अरे राम, बसंत आ गया है, बसंत पर कुछ लिखो। तो इन्होंने फरियाद पर, अब दोस्त बोलते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है चलिए बसंत पे मैं लिखूंगा। तो इन्होंने इसकी पहली लाइन लिखी, रंग दे बसंती चोला, अपनी माँ को संबोधित करते हुए लिखी थी कि माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। और फिर इनके साथियों ने इनके साथ मिलकर इस पूरी रचना को अंजाम तक लेके गए।
मैं सुनाऊंगा आपको इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है। मैं आगे इस पे चर्चा करूंगा, बट मैं एक आपको ऐसा हो कि हम सब साथ मिलके गा पाए तो शायद हमारा प्रयास डेफिनेटली विल डू इट, साथ में आएंगे। तो बहुत ही सुंदर रचना है, और कैसे शुरू हुई और आज उसका स्वरूप कैसे बदला। शहीद फिल्म थी 1965 में जो पहली आई थी मनोज कुमार की, और ये भगत सिंह की बहुत ही फेवरेट बताते हैं कि रचना थी, जो कविता थी भगत सिंह के नाम से काफी पॉपुलर हुई उसके बाद। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तुषार जी को, आए और अपना आज का वक्तव्य रखें। धन्यवाद सर। मैं मतलब शुरू करूँ, एक थोड़ा वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ तो मैं कभी शायद सर काफी समय जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ आने के काफी मैंने सोचा था काफी इससे पहले, लेकिन जब मुझे पता लगता था या तो इवेंट हो चुका होता था या फिर दूर होता था। तो कल का वाक्य सुनकर आपको अच्छा लगा, तो दिलचस्प वाक्य है। मेरे घर में छोटा सा मेंबर है, 2.5 साल का पेट है, मतलब डॉग, उसका नाम चार्ली है। तो तकरीबन ये 3-3:30 बजे की बात होगी, हम पीक पे सो रहे होते हैं उस टाइम। तो उसकी आदत है, सर्दियां चल रही तो कभी मेरे साथ कभी भाई के साथ तो सो जाता। तो ब्लैंकेट में थे तो आया, आगे एक पर मेरे पे चढ़ गया, वो पंजे मारा। तो अब मैं समझ गया कि ये साथ सोने के कह रहा है, तो उसको ब्लैंकेट में ले गया। अब एक बार जब नींद टूटती है तो फिर, और अक्सर आप भी इससे वाकिफ होंगे, अक्सर जो अच्छा लिखा जाता है ना, या तो सुबह सुबह या फिर रात की नींद जब टूटती है। मैंने जो कुछ 2-4 लाइनें लिखी है वो रात पे ज्यादा लिखी है, 2:30 बजे 3 बजे जब नींद टूटती है। तो कल नींद तो गई। अब हुआ ऐसा, मैंने फोन उठाया, मैं चलो कुछ लिख लेते, दिमाग में आ गई थी लाइनें। अब जैसे मैंने फोन उठाया तो जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कविशाला का, लिंक इनविटेशन का। जैसे ओपन किया तो देखा कि दिल्ली में इवेंट है और कल ही है, और शाम के टाइम में छुट्टी होती है मेरी वैसे शनिवार की। तो मैं कहा ये मौका अच्छा है, तो मैंने 3:36 पर टिकट मैंने रात में ही बुक की। और इसका श्रेय मैं अपने उस मेंबर को, चार्ली को लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ आना हुआ। नहीं तो कई सालों से मैं सोच रहा था। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ आज की एक खूबसूरत शाम पर कि फिर वही सुनहरा दिन, सुनहरी शाम आई है, लेकर संग अपने खुशियां तमाम आई है। आप सब यूं ही सदा मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, आज की शाम एक खूबसूरत पैगाम लाई है। तो अब मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए 2 लाइन है बहुत सिंपल, कि मुस्कान किरदार को और निखार देती है, कि मुस्कान किरदार को और निखार देती है, सूखे पतझड़ में भी बाहर ला देती है। अक्सर हमारी जीवन या जिंदगी में जो होता है कि कोई एक ऐसा शख्स होता है जो हमें बहुत प्रिय होता है, वो आता है, कुछ देर ठहरता है और फिर चला जाता है। तो उसी को प्रचार पंक्तियां, तो कि गुजरे वक्त को वापस बुलाना ठीक नहीं, कि गुजरे वक्त को वापस बुलाना ठीक नहीं, कुछ देर ठहर कर निकल जाना ठीक नहीं, अब के आओ तो मेरे होकर आना, कि अब के आओ तो मेरे होकर आना, यूं बार बार आना जाना ठीक नहीं। ये मेरी सबसे प्रिय रचना, मतलब जो रात को ही लिखी थी मैंने। अगली लाइन 4 पंक्तियां, कि जब भी कोई लफ्ज लिखा जाता है तुम्हारा जिक्र पहले आता है, कि जब भी कोई लफ्ज लिखा जाता है तुम्हारा जिक्र पहले आता है, कागज पर उतरते ही, कागज पर उतरते ही वो इत्र सा महक जाता है। धन्यवाद। ये हाल ही में मैंने 2 दिन पहले लिखी थी कि होता है हर किसी शख्स में एक शायर, सब में होता है, कि होता है हर किसी शख्स में एक शायर, बस मोहब्बत में पड़ जाने की देर है, कि होता है हर किसी शख्स में एक शायर, बस मोहब्बत में पड़ जाने की देर है, अगर पहुंचना है तुम्हें ऊंचे मुकाम पर, शायरों में भी मुकाम होते हैं ना कि छोटे बड़े, कि अगर पहुंचना है तुम्हें ऊंचे मुकाम पर तो मोहब्बत में टूट कर बिखर जाने की देर है। वो अच्छा लिख पाते हैं, ऐसा लगता है टूट कर बिखरे ना। एक 4 लाइन और, कि मत पालिए नफरतें दिल में,
ये भी नफरतें दिल, ये भी मोहब्बत के ऊपर है कि मत पालिए नफरतें दिल में, मोहब्बत आकर तबाह कर देगी। कि मत पालिए नफरतें दिल में, मोहब्बत आकर तबाह कर देगी। तुम देखते रह जाओगे बस यूं ही, कि तुम देखते रह जाओगे बस यूं ही, वो तुम्हें ही तुमसे जुदा कर देगी। हाँ, ये थोड़ा लाइन मतलब हिंदी की है, पूरी शुद्ध पंक्तियां। ये मैंने अभी, आपने भी सभी सुना होगा, ये मूवी आई थी, मैं नाम भी याद नहीं आ रहा, वो इश्क मोहब्बत पे थी, जो भी बड़ी वायरल हुई थी, सही आ रहा, राइट। तो उस पर आपने बड़ी रील देखी होगी, पागलपन देखा होगा थिएटर में, लोग पागल जैसे आज से पहले कभी ऐसी इश्क मोहब्बत बनी थी। तो उसी पे लिखना मैंने चाहा था कि प्रेम ना तो कहानियों में मिलता है, ना ही प्रेम की कोई कहानी होती है। प्रेम अगर कहीं मिलता है तो वो है भावनाओं में। भावनाएं कहाँ वास करती है? भावनाएं वास करती है प्रेमी या प्रेमिका के शुद्ध हृदय मन में। अब सवाल यह है कि शुद्ध हृदय मन किसका है? किसी का नहीं। असल में प्रेम विलुप्त हो चुका है, क्योंकि हृदय और मन में शुद्धता का पतन जो हो चुका है। तो यही लाइन थी मेरी कि आजकल प्रेम मतलब दिखावा है, लेकिन है नहीं, प्रेम विलुप्ति हो चुका है। अब अगली लाइन 4 पंक्तियां है आदमियों के ऊपर, जो हमें कमी लिखी जाती है, अक्सर देखा जाता है, तो स्त्रियां, माँ या पुरुषों को तो कमी लिखी जाती है। तो ये 4 लाइनें थी कि आदमी का किरदार कुछ इस तरह बनाया गया है, आदमी का किरदार कुछ इस तरह बनाया गया है, आंसुओं के समंदर को आंखों में छुपाया गया है, तमाम कोशिशें करता वो आंसू बहाने की, मगर बचपन में सिखाया जाता था कि लड़के रोते नहीं, तो उसी पे लिखा था कि तमाम कोशिशें करता आंसू बहाने की, मगर अपने किरदार के आगे वो बेबस ही पाया गया है। अंतिम दो पंक्तियां कि ये मैंने भी रात को ही वही तकरीबन 3-4 बजे करीब लिखी थी। काफी शेर लिखे थे, लेकिन एक मजा नहीं आ रहा। जब ये 2 पंक्तियां में लिखी तो लगा कुछ अच्छा लिख पाया, तो इस पे भी आपको आशा करता हूँ अच्छी लिखेगी। कि मैं तुम पर, ये आंखों पर है, आपने भी आंखों की बात की थी ना, तो मैंने आंखों पर वो पंक्ति है कि मैं तुम पर किताब नहीं एक पूरा ग्रंथ लिखूंगा। कि मैं तुम पर किताब नहीं एक पूरा ग्रंथ लिखूंगा, बाकियों पर एक अध्याय, बाकियों पर एक अध्याय, आंखों पर 100 लिखूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे तुषार। एक माहौल को देखते हुए मुझे एक गजल याद आई, मैं थोड़ा सा हट के चलूंगा, फिर वापस आऊंगा। 2 लाइनों से, सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगा आपको। जो बाहर का माहौल दिख रहा है, बाहर होते तो शायद ज्यादा अच्छी आपको और लगती है। साहब ने हाँ, तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तो आज की शाम आप सबने, हम सबने मिलके चुरानी है। और मैं फिर से वापस अपने सब्जेक्ट पर आऊंगा। आज के एक बिस्मिल की एक रचना, आपको इसको सुनने के बाद एक रचना याद आएगी, सरफरोशी की तमन्ना। पर आप इस बात पे हैरान हो जाएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना जो लिखी थी वो बिस्मिल ने नहीं लिखी, बिस्मिल ने गाई थी। जब उन्हें फांसी लगने लगी तो उन्होंने ये गाई थी। और ये पटना के कवि थे बिस्मिल अजीमाबाद पटना को कहते थे पहले, अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी की रचना है और काफी प्रसिद्ध रही, और मुझे लगता है पूरा एक तरह का एंथम था आजादी के पूरे संग्राम में। इसी से मिलती जुलती एक रचना है जो मुझे पढ़ने के बाद लगा कि ये तो बिल्कुल सेम लाइंस पर है। जिंदगी का राज बिस्मिल ने लिखी है। चर्चा अपने कत्ल का, चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है।
चर्चा अपने कथन का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। कौम पर कुर्बान होना, कौम पर कुर्बान होना सीख लो है हिंदियों। कौम पर कुर्बान होना सीख लो है हिंदियों। जिंदगी का राज़े मुजमिर खंजरे कातिल में है। साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा। साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा। आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। और आगे बहुत ही अच्छा लिखा, दूर हो अब हिंद से, दूर हो अब हिंद से, तारिकी है बुग़्ज़ व हसद। तारिकी है बुग़्ज़ व हसद का मीनिंग मैंने सर्च किया। तारिकी कहते हैं अंधेरे को। बुग़्ज़ो, मैम हमारे साथ हैं, आप हाँ बता सकती हैं कुछ जहां हमें नहीं पता होगा। बुग़्ज़ व हसद, द्वेष, ईर्ष्या। तो कहीं ना कहीं एक कामना थी, एक प्रेयर थी कि दूर हो अब हिंद से, तारिकी है बुग़्ज़ व हसद। अब यही हसरत, यही अरमा हमारे दिल में है। और लास्ट लाइन है, बामे रफत पर चढ़ा दो, बामे रफत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना। बामे रफत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना। बिस्मिल अब इतनी हविश बाकी हमारे दिल में है। बामे रफत इज आप बोल सकते हैं हाई रूफ एट टॉप। बामे रफत पर चढ़ा दो। और हविश होता है अंदर आपके किसी तरह की आग हो उसके लिए, तो टॉप पर ले जाएं आप देश को। ये कामना थी एक बिस्मिल की जो अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखी। तो रचना का नाम था जिंदगी का राज, और सरफरोशी की तमन्ना से नाम है, सदा याद रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रेरणा जी, आप आ जाए, हमेशा की तरह कुछ अच्छा सुना। हाइट के हिसाब से तो आपकी रचनाओं की हाइट बहुत ज्यादा है। शुक्रिया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। पैसे कमाने के लिए सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायद। सिग्नेचर डायलॉग। तो हम पूरे दिन थकने के बाद घर जाते हैं, पूरे दिन खिलखिला के हंसना पड़ता है। पड़ता भी है कई बार ऐसा होता है कि मूड भी खराब है, तब भी हम लोग एक खिला हुआ चेहरा लेके सब जगह तमाम जगह जाते हैं, लोग उसके साथ मुस्कुराते हैं। तो उसके लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि खिले हुए इन चेहरों के पीछे, खिले हुए इन चेहरों के पीछे राज क्या है ये ना पूछो। खिले हुए इन चेहरों के पीछे राज क्या है ये ना पूछो। मुस्कुराकर जो मिलते हैं सबसे, जज्बात क्या है ये ना पूछो। रहते हैं जो खुश यूं ही दिन भर, रहते हैं जो खुश यूं ही दिन भर, उनकी रात क्या है ये ना पूछो। अब ना मैं सब मुझे कहते हैं मैं बड़ा दिल टूटे पे लिखती हूँ। तो एक मैंने जैसे किसी की तारीफ करनी होती है, एक मोहब्बत में लिखी है। तो लिखा है कि सब शब्द हैं तुम मेरी कविता हो, सब शब्द हैं तुम मेरी कविता हो, सब नीर है तुम बहती सरिता हो, सब राग है तुम बजता साज हो, तुम रास हो तुम खास हो, तब सबके लिए तुम काश हो, तुम रास्ता तुम ख्वाब सा, तुमसे ही दिल का राब्ता, तुम धड़कने तुम सांस हो, सहमे से दिल का राज हो, तुम हो खुशी तुम आसरा, तुम ही जीवन की आस हो, तुम हो नदी तुम कहकशा, तुम हो बर्फ तुम ही अलाव, और तुम ही आखिरी पन्ना मेरे इश्क का, तुम ही जिंदगी की किताब। तो एक लिखा है वो मेरा है कि सबका एक गोल होता है, एक पर्पस होता है लाइफ का। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या पर्पस, हर कोई ना एक पर्पस के लिए आया है, चाहे वो पर्पस कुछ भी हो, चाहे वो ट्रेन चलाने का ही हो, चाहे वो शायरी करने का ही हो, सबका एक पर्पस है लाइफ में। तो अब मुझे नहीं पता मेरा पर्पस क्या है, तो मैं अपनी बारी के इंतजार में हूँ।
मैं अपनी बारी के इंतजार में हूँ, ना टूटा न बिखरा, बस खुमार में। जानता नहीं कि क्या लिखा है किस्मत में, जानता नहीं कि क्या लिखा है किस्मत में, बस देखता हूँ तमाशा दुनिया का थोड़ा हैरा सा। मैं अपनी बारी के इंतजार में। क्या बात है। मैं रुकता नहीं वैसे तो किसी के लिए, मैं रुकता नहीं वैसे तो किसी के लिए, मेरा सफर से निकलने के ख्याल में। थोड़ा बहुत डीप है मेरा। दोबारा इस बात को दोबारा करेंगे। मैं अपनी बारी के इंतजार में हूँ, न टूटा न बिखरा, बस खुमार में। जानता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, बस देखता हूँ तमाशा दुनिया का थोड़ा हैरा सा। मैं रुकता नहीं वैसे तो किसी के लिए, मेरे सफर से निकलने के इंतजार में। हाँ मैं अपनी बारी के इंतजार में। हाँ मैं अपनी बारी के इंतजार में। वो इंतजार में जिसे 7 मुकाम होते हैं इश्क में, आखिरी मुकाम है मौत, तो उसी के इंतजार में। उसके इंतजार में सब लोग हैं। तो एक 4 लाइन का लिखी थी कि जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं था कि कभी राब्ता नहीं था, तो उसके लिए 4 लाइन लिखी है कि ये जो रंजिशें हुई हैं वो पहले सनम तो हुए होंगे। ये जो रंजिशें हुई है, एक बार दोबारा। ये जो रंजिशें हुई हैं ये वो पहले सनम तो हुए होंगे। ये जो आग लगी है माचिस हम ही तो दिए होंगे। तुमको रुस्वा न करने का कोई तो ख्याल रहा होगा, उसमें बदनाम नहीं करना ना, तो तुमको रुस्वा न करने का कोई तो ख्याल रहा होगा, वरना बदनाम करने वाले हमसे तारुफ तो हुए होंगे। ये एक आखिरी है कि सब कहते हैं कि कोई आप अकेले हो, आप तन्हा और अकेले होने में डिफरेंस है। There's a difference between loneliness and being alone, yeah, solitude. तो उसके लिए लिखा है कि मैं तन्हा क्यों कहूँ खुद को, ये क्या कोई बीमारी है। मैं तन्हा क्यों कहूँ खुद को, ये क्या कोई बीमारी है कि यादों के सहारे है बाकी सब दुनियादारी। मेरी तन्हाई जरूरी है सुकून होना, जरूरी है सुकून होना, संग कोई हो या हो तन्हा। क्या बोला? जरूरी है सुकून होना, संग कोई हो या हो तन्हा, किसी का ध्यान रखे क्यों, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी। क्या बात है। तो ये लिखा है मैंने। एक आखिरी बोलकर जाऊंगी कि कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा, कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा, कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा, तुझसे मिलना ना होगा दोबारा, फिर ये एक बार देखा। कल मैंने आगोश में लिया था तुझको, कल मैंने आगोश में लिया था तुझको, तुझे छूने का बहाना बार बार देखा। कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा। उठा तो कुछ सिसकियां दबाई तकिए के नीचे, उठा तो कुछ सिसकियां दबाई तकिए के नीचे, ये मंजर खुद के टूटने का मैंने एक नहीं बार बार देखा। कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा। खुद से रूबरू न हुआ मैं जब से, खुद से रूबरू न हुआ मैं जब से, तूने मुड़ के जब दोबारा न देखा। कल रात फिर मैंने तेरा ख्वाब देखा, कल रात फिर एक और रचना जो मुझे लगता है कि 30 वर्ष की उम्र में बहुत ही गहरी रचना उन्होंने लिखी। उस समय की मुझे लगता है उस समय पर जो हालात रहे होंगे, स्थितियां रही होंगी, परिस्थितियां रही होंगी, उनके हिसाब से अगर देखें तो गरीबी उस समय बहुत थी, चरम पर थी। मुझे लगता है देश में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया था हमसे, और उस समय मुझे लगता है हालात बहुत खराब रहे होंगे। हम लोग तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो एक रचना लिखी रामप्रसाद बिस्मिल ने, नाम रखा गुलामी मिटा दे। गुलामी मिटा दे। गुलामी मिटा दे। उन्होंने लिखा, दुनिया में गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया में गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। यह फजले इलाही ईश्वर की कृपा, यह फजले इलाही में आया है जमाना,
दुनिया की दगाबाजी दुनिया से उठा दूंगा। ऐ प्यारे गरीबों घबराओ नहीं दिल में, ऐ प्यारे गरीबों घबराओ नहीं दिल में, हक तुमको तुम्हारे मैं 2 दिन में दिला दूंगा। बंदे हैं खुदा के सब, ये मेरी फेवरेट लाइन है इसमें से, बंदे हैं खुदा के सब हम सब ही बराबर हैं, बंदे हैं खुदा के सब हम सब ही बराबर हैं। जर और मुफलिसी का झगड़ा ही मिटा दूंगा। जर हो गया धन संपत्ति और मुफलिसी गरीबी, तो जर और मुफलिसी का झगड़ा ही मिटा दूंगा। तो बहुत ही शानदार, इसमें भी बहुत आगे भी कुछ लिखा है उन्होंने, बहुत लंबा है। और मैं कहूंगा कि इस तरह की रचनाएं आज के दिन में मुझे लगता नहीं हम देख पाते। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के समय में राम प्रसाद बिस्मिल का ये शब्दकोश आप देखें, हिंदी उर्दू को कैसे मिला के और लोगों के बारे में उनके विचार, कभी गरीब को टच कर रहे हैं, कभी मातृभूमि को टच कर रहे हैं और कभी आंदोलन को बढ़ा रहे हैं आगे। बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा संचिता मैम, आप आ जाएं प्लीज। हिंदी उर्दू की जुगलबंदी मैम से देखने को मिलती है हमेशा। प्लीज वेलकम। आई थिंक अब तो यहाँ पे मुझे सब जानते हैं। संचिता बजाज मेरा नाम है। थोड़ी बहुत कविताएं मैं लिखती हूँ। थोड़ी बहुत कोविड से ज्यादा मैंने रेगुलरली लिखना शुरू किया है। आई एम अ पब्लिश्ड राइटर। एक किताब है मेरे नाम पे, सरगोशियाँ, उसी में से कुछ आज पढ़ रही हूँ। और मैं अभी भी पुराने जमाने के हिसाब से किताबों पे चलती हूँ। सब अपने फोन लेके आते हैं, मैं अपनी किताब लेके आती हूँ। और क्योंकि अब मेरी उम्र में कुछ याद तो रहता नहीं, इसलिए पढ़ के ही सुनाती हूँ हमेशा। मैंने एक दो बार यहाँ पे किसी को कुदरत पे बोलते हुए देखा है, सुना है, तो मुझे भी कुदरत से बहुत प्यार है। आज उसी के ऊपर एक कविता है। कविता का उन्माद है पंछी। कोविड के दौरान, क्योंकि ये किताब तब की लिखी हुई है, तो मेरे ड्राइंग रूम में ना एक बे विंडो है, वहाँ पे उसके सामने एक बरगद का पेड़ है। तो मुझे वहाँ पे बैठ के पंछियों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे ये लिखी हुई है। तेरे चहकने से हर सुबह बेदार होती है, हर सुबह बेदार होती है, तेरी बोली से लगे जो खुशगवारी का हो आलम, तेरी बोली से लगे जो खुशगवारी का हो आलम, बिन साज बिन तरन्नुम छेड़े बिन आले के, लगता है जो 7 सुरों का हो संग, तिनका तिनका जोड़ के घर बनाती हो, तिनका तिनका जोड़ के घर बनाती हो, चटक जाए तो फिर लगाती हो, कोई आंधी कोई तूफान तुझे डगमगाते नहीं, कोई आंधी कोई तूफान तुझे डगमगाते नहीं, फिर सुबह में अमृत खोल जाती। क्या बात है। मतलब मुझे हर चीज से प्रेरणा लेने की आदत है, तो उसी ख्याल से लिखा हुआ है। दाना दाना चुगती हो अपने नापरवाज नन्हों के लिए, दाना दाना चुगती हो अपने नापरवाज नन्हों के लिए, कहीं पायदारी में कमी नहीं होती, ना शिकवा ना शिकायत ना तकदीर दुहाई, जो हम इंसानों को आदत है। ना शिकवा ना शिकायत ना तकदीर दुहाई, हर मौसम में गीत गाती। क्या बात है। ना शिकवा ना शिकायत ना तकदीर दुहाई, हर मौसम में गीत गाती। ये आखिरी 4 लाइनें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुझे भी राज बता दे अपने साबित कदमी का, परसिस्टेंस, मुझे भी राज बता दे अपनी साबित कदमी का, परसिस्टेंस का, मेरी शिद्दत से भी करतार खुश हो जाए, मेरी शिद्दत से भी करतार खुश हो जाए, अपनी आगोश से ले ले परवरदिगार मुझको, मेरे टूटे पंख भी परवाज हो जाए। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़म है, कह लीजिए शेरों का कुछ मुजस्मा है। मुझे उसका कुछ नाम खास समझ नहीं आया, तो मैंने तजुर्बे नाम दे दिया उसको।
मेरी उम्र तक आते आते बहुत हो चुके हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसको नाम देना, पर ये समझ लीजिए कुछ खास तजुर्बे हैं। शुक्रिया। शिकस्तों ने मुझे बहरगाम पायमाल किया, शिकस्तों ने मुझे बहरगाम हर कदम पे, पायमाल मतलब आपको रौंदना, ट्रैम्पल करना। शिकस्तों ने मुझे बहरगाम पायमाल किया है, हम गिर गिर के संभले, हम गिर गिर के संभले और ज़ैब से सर उठाते चले गए। ज़ैब इज एलिगेंस। हम गिर गिर के संभले और ज़ैब से सर उठाते चले गए। शबो रात की तारीकी ने पैदा किए बेहिसाब हिरास। शबो राज की तारीकी, अभी इन्होंने बताया तारीकी अंधेरा होता है। शबो राज की तारीकी ने पैदा किए बेहिसाब हिरास, हैरेसमेंट। हम शहर की शुआओं की तरह, हम शहर की शुआओं की तरह, रेज, मॉर्निंग रेज की तरह वजाहत फैलाते चले गए, क्लैरिटी। अंधेरे में शबो रात की तारीकी, अंधेरों ने हमारे लिए बहुत बेहिजाब हिरास पैदा किए। हम शहर की शुआओं की तरह वजाहत फैलाते चले गए। शमाएं बुझ रही थी, शमाएं बुझ रही थी, तेज हवाएं दरीचे खोल गई। शमाएं बुझ रही थी, तेज हवाएं दरीचे खोल गई। हम फकत एक चिराग, हम फकत एक चिराग आंधियों में जलाते चले। क्या आया था, ऑब्वियस था, आया था, अजल से गारे में है, अजल से, हमेशा से गारे में है तकदीर का पहिया। ख्वाबीदा रहे सपनों, ख्वाबीदा रहे, जहन को तलखियों से बचाते चले गए। बिटरनेस बहुत डीप है। आया था, अजल से है गारे में तकदीर का पहिया। ख्वाबीदा रहे, जहन को तलखियों से बचाते चले। अगला शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, गौर फरमाइएगा। किया था राहे जिंदगी से, किया था राहे जिंदगी से हमने भी मंजिलों का वादा। किया था राहे जिंदगी से हमने भी मंजिलों का वादा। मेरा अज़्म उम्र दराज रहा, अज़्म इज डिटर्मिनेशन, उसकी उम्र बढ़ती गई, उम्र दराज रहा। मेरा अज़्म उम्र दराज रहा, तेरे फासले बढ़ते गए। कोशिश तो करी थी, लेकिन अज़्म कहीं थोड़ा कम रह गया शायद। आखिरी शेर है, गौर फरमाइए। कोई संग ना हारे, कोई संग से ना हारे, कोई पत्थर, कोई मील से, कोई संग से ना हारे, कोई हारिज ना रोक पाए, कोई ऑब्स्टिकल, कोई संग से ना हारे, कोई हारिज ना रोक पाई। मगर कदमों की हद वही थी, मगर कदमों की हद वही थी, जहां तक रास्ते चलते। क्या बात है। शुक्रिया कविता। बहुत ही उम्दा मैं कहूँगा। थोड़े थोड़े उर्दू के वर्ड हमें भी आते हैं, कुछ कुछ हम भी प्रयोग कर लें आपकी प्रशिक्षा में। बहुत ही अच्छा। अब वो रचना जो मुझे लगता है हम सब ने एज एन एंथम हमेशा गाई है, एक रंग दे बसंती चोला, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि बसंत को ध्यान में रखते हुए बसंती वर्ड आया इसमें। विनीत जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, आपने कहा था हमें भी मौका चाहिए, हम भी साथ गाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिब्यूट रहेगा आज के इस कार्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल को हमारा। इसमें उन्होंने, ये ओरिजिनल है, इसके बाद बहुत सारे वर्जन इसके आते रहे, ये ओरिजिनल वर्जन है जो उन्होंने लिखा कभी अपने जेल में रहते हुए, गोरखपुर जेल में बनते हुए। आप सब साथ आए मेरे। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अब यहाँ देखिए कैसे लाइन उन्होंने लिखी।
इसी रंग में गांधी जी ने नमक पर धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अब खुद का जिक्र भी किया। इसी रंग में बिस्मिल अशफाक ने सरकारी खजाना खोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में वीर मदन ने गवर्नमेंट पे धावा बोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो कैसे इसको एंथम बनाया गया आजादी की लड़ाई का, तो बहुत ही मतलब आप देखें एक एक चीज को, एक एक शब्द को पकड़ के, उस समय के वाकयात को पकड़ के बहुत ही अच्छा लिखा। रंग दे बसंती चोला आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है, जब भी मौका मिलता है हम गाते हैं। अगली पेशकश के लिए मैं बुलाना चाहूंगा करण जी, आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें आज की। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। और मेरा नाम करण वालिया। सबसे पहला नमस्कार जैसे हमेशा ही मैं माँ सरस्वती के चरणों में देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी रचना का साकार होना नामुमकिन। आज की रचना जो मैंने लिखी है ये कुछ दिन पहले लिखी थी, और आई थिंक ये पहली बार इसका मंचन मैं कहीं कर रहा हूँ। और इस रचना के माध्यम से जो इसका सार था बेसिकली वो ये था कि बस लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सोच करके पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो, हालांकि भगवान लंबी उम्र दे सबको, लेकिन अगर ऐसा मोमेंट हो और अगर कोई छूट जाए और जिसे दिल से धन्यवाद ना दे पाए, तो उस बात को छोटा सा सोच के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और वो आपके सामने प्रस्तुत कर। लिखा कुछ इस तरह से कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक है जीवन का विस्तार। एक एक पल, एक एक पल एक पृष्ठ के जैसा, एक एक पल एक पृष्ठ के जैसा, और ऐसे पृष्ठ हजार। क्या बात है। हजारों पृष्ठों में असंख्य कार्य, हजारों पृष्ठों में असंख्य कार्य जिसका समझा मैं स्वयं को ही सूत्रधार। क्या बात है। अच्छे बुरे में तोला सब कुछ, अच्छे बुरे में तोला सब कुछ, किंतु ना ये किया विचार। हर एक अनुभव कुछ सिखलाता, हर एक अनुभव कुछ सिखलाता है, और इसमें नहीं कोई अफवाह। मेरे अनुभवों में, मेरे अनुभवों का जो भी साक्षी रहा, मेरे अनुभवों का जो भी साक्षी रहा है, उसको मेरा कोटि कोटि। अपने करों में, मतलब हाथों, अपने करों में नहीं था स्वयं को इस धरती पर लाना। लौटते समय भी होगा किसी और के कांधे जाना। चलना मुझे किसी और ने सिखाया, चलना मुझे किसी और ने सिखाया। अपने हाथों से भोजन खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, हृदय से लगाया, और हर एक अनुभव को साक्ष्य बना। किसी ने पाठशाला में मुझे ज्ञान दिया, किसी ने जीवन में मित्रता का वरदान दिया, किसी ने मुझसे प्रेम करके मुझको बहुत सम्मान दिया, और किसी ने मुझको कार्य पर रखकर मुझे अवसर प्रदान किया। इसमें किसी चीज में भी मेरा क्या ही लेना, डिसीजन था किसी और का। कभी किसी ने कटु शब्द कहकर मेरा बहुत अपमान किया। कहने का औचित्य यहाँ पे यह है कि हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं है कि आपने कभी कुछ बुरे शब्द सुने हो तो वो बुरा ही असर करते, कभी कभी वो मोटिवेशन भी बनते। तो कभी किसी ने कटु शब्द कहकर मेरा बहुत अपमान किया, तो कभी इस वेदना ने प्रभु की वंदना दी, और फिर उस वंदना ने हाथ में छड़ी,
अंधकार में जाते जीवन को प्रकाश की कड़ी दे। अधिकांश अवसरों को मुड़कर देखने पर केवल यह पाया कि कितने लोगों और माध्यमों से मैं यहां तक पहुंच पाया। न जाने अपने मैं के मद में चूर कितने क्षणों को मैंने अबोध ही गवाया। इतने सहारे मिले जीवन में पर कितनों को मैं धन्यवाद जैसे कह पाया। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की कि बहुत से गिले मिट जाते, बहुत से रिश्ते बच जाते, बहुत सी कहानियों को आराम मिलता, बहुत से कयासों को विराम मिलता, यदि मुझको मेरे अतिरिक्त कुछ ज्ञात होता तो हर एक शब्द प्रभु नाम के बाद धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता मैंने आजकल के सिनेरियो पे लिखी थी कि देखते हैं कि लोग प्यार मोहब्बत की कविताएं तो बहुत लिखते हैं और प्यार को बताना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास देखें तो बहुत लोगों का घर टूट रहा है, बहुत लोगों के दिल टूट रहे हैं। तो उस बात को सोच के एक छोटी सी कविता लिखी थी, कंसेप्ट लिया था दिमाग में घर नगर, क्योंकि हम मकान बनाते हैं, घर तो वहां रहने वालों से, लेकिन लोगों का घर टूट रहा है, तो उन पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। तो कहा था कि चेहरे पर वो शबाब न होगा, बातों में वो रुबाब न होगा। चेहरे पर वो शबाब न होगा, बातों में वो रुबाब न होगा। चंद किस्से याद रहेंगे शायद, बीती उम्र का मगर हिसाब। जो पल साथ में गुजरे हैं वही तो प्यार की गुल्लक में रख लिए हैं। जो पल साथ में गुजरे हैं वही तो प्यार की गुल्लक में रख लिए हैं, और बो देंगे उसे आसमां में जाते जाते, सारे संसार में अपने प्रेम का विस्तार ले। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि पर सुना है जाना पड़ता है खाली हाथ। तो आइडिया लाइन्स के पीछे ये है कि यहाँ चले गए तो कुछ रहा, एफर्ट तो सारा यही, ठीक है, तो लोग एफर्ट नहीं डालते। तो मैंने कहा कि पर सुना है जाना पड़ता है खाली हाथ, तो कैसे ले जा पाएंगे इन पलों को अपने साथ। फिर क्यों ना यहीं पे रुमानी हो लिया जाए, और इन लम्हों को यहीं बोल। क्या बात है। लगेगा पेड़ इन लम्हों का, अगर घर में इन लम्हों का पेड़ लग गया तो क्या हो, कि लगेगा पेड़ इन लम्हों का तो खुशी का ठिकाना ना होगा। लगेगा पेड़ इन लम्हों का तो खुशी का ठिकाना ना होगा। फिर हर एक बोल इस आंगन तराना सब। अब पेड़ लगाया था हमने, और लगाया, प्यार का क्या होता है ना, प्यार का पेड़ नहीं, प्यार की बेल होती है जो परवान चढ़ती है। और अब वो इम्पैक्ट अगर पड़ोसी के घर में भी आ जाए तो अपने घर से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जनरली खुद नहीं जाना है, बेल जाएगी। तो लिखा कि बेल की तरह जब चढ़ बैठेगा पड़ोस की दीवार, बेल की तरह जब चढ़ बैठेगा पड़ोस की दीवार पर, न जाने मकान से निकल आएंगे कितने। घर से घर के सिलसिले में बनेगा घर, दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्या बात है। तो न जाने मकान से निकल आएंगे कितने घर, घर से घर के सिलसिले में बनेगा घर नगर, जिसके बराबर का कोई और पैमाना नहीं। क्या क्या बदल जाए, थोड़ी सी इंटेंट हम डालें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बदल जाए जो चल पड़े हम एक दूजे की।
क्या क्या बदल जाएगा जो चल पड़े हम एक दूजे की ओर। बस एक कदम जो तुम और चल पड़ी तो और आगे आना ना। बस एक कदम जो तुम और चल पड़ी तो और आगे आना ना होगा। मैं तय कर लूंगा, अरे मैं तय कर लूंगा दौरों का सफर सिर्फ तुम्हारे। अरे मैं तय कर लूंगा दौरों का सफर सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर इस जमाने जैसा जमाना। आज का कार्यक्रम देखते मुझे लगता है एक तो पार्टिसिपेंट्स और है हमारे बीच में, तो मुझे लगता है कि मैं ये राम प्रसाद बिस्मिल की जो रचना जो उनके नाम से जानी जाती है, एक्चुअली में उनकी नहीं, उसका जिक्र करूंगा। और बहुत ही मैं कहूँगा गर्मजोशी डालने वाली, आपको एकदम से जोश आएगा इसको सुनने से। सरफरोशी की तमन्ना, जो एक्चुअल में बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी हुई, अजीमाबाद पटना को कहा करते थे, उनकी लिखी हुई रचना है वो शायद। इसे बिस्मिल ने बहुत गाया जेल में रहते हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। अब देखिए आगे उन्होंने यहाँ पर उस टाइम का जो माहौल था उसको देखते हुए क्या लिखा। करता नहीं क्यों दूसरा, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो अगली रचना के लिए, आज की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विनीत जी को। विनीत जी आए और हमें कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाएं। स्वागत है विनीत जी। आज कविशाला के मंच पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे तुषार को रात्रि में ख्याल आते हैं, तो तुषार के लिए दो लाइनें जो कि कविशाला का एंथम है, जो हमने लिखा था कि कविशाला जाऊंगा मैं कविशाला जाऊंगा। तुषार, ये आपके लिए आज समर्पित है कि कविशाला जाऊंगा मैं कविशाला जाऊंगा, कविता सुनाऊंगा मैं कविता सुनाऊंगा, मैं कविशाला जाऊंगा मैं कविशाला जाऊंगा, मैं दोस्तों को बुलाऊंगा मैं महफिल सजाऊंगा, मैं कविशाला जाऊंगा मैं कविशाला जाऊंगा। और अगली बार कविशाला मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। जो खुशनुमा माहौल अभी हेमंत जी ने कहा बाहर वाला, तो उस माहौल के ऊपर दो लाइनें हैं। आंखों में अश्क, सीने में दर्द, चेहरे पे रुस्वाई है। आंखों में अश्क, सीने में दर्द, चेहरे पे रुस्वाई है। इसकी वजह इश्क नहीं, ये कमबख्त AQI है। ग्राफ 4, नो एंट्री, ऑड इवन, ये सब क्या है? ग्राफ 4, नो एंट्री, ऑड इवन, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब केवल एक भरपाई है। और मास्क लगा रही है वो भी आजकल, बढ़िया मास्क लगा रही है वो भी आजकल। क्या वो कोई हरजाई है? अरे इसकी वजह कुछ और नहीं, ये कमबख्त AQI है। और ये सब पर भारी है, ये सब पर भारी है। यहां किसी एक की नहीं, हर किसी की शामत आई है। ये कुछ और नहीं, ये बढ़ा हुआ कमबख्त AQI है। पहले इंडोर में कर रहे थे, पहले इंडोर में कर रहे थे, अब आउटडोर में है।
हमारी हिम्मत देखो, हमने कविशाला की महफिल आउटडोर में सजाई है। इसकी वजह कुछ और नहीं, ये बड़ा हुआ AQI है। तो एक और लिखा कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। और तेरे शहर आया हूं, थोड़ा बिजी हूं, तेरे शहर आया हूं, थोड़ा बिजी हूं, इस बार मुलाकात नहीं कर सकूंगा मैं। और थोड़े पैसों की जरूरत थी, पर ब्याज ज्यादा है। थोड़े पैसों की जरूरत थी, पर ब्याज ज्यादा है। मुफलिसी रहने दो, इतना ब्याज अदा नहीं कर सकूंगा मैं। और तुझसे दोस्ती थोड़ी है, वही अच्छा है। तुझसे दोस्ती थोड़ी है, वही अच्छा है। परवान चढ़ गई तो सिर्फ दोस्ती तक बात नहीं कर सकूंगा मैं। और अगर मिलने आना तो अपने शौहर के बगैर आना। अगर मिलने आना तो अपने शौहर के बगैर आना। उस रकीब के सामने सवालात नहीं कर सकूंगा मैं। और आज शुक्रिया, और आज मेरी शायरी कुछ अलग हो चली है। आज मेरी शायरी कुछ अलग हो चली है। आज वो जज्बात नहीं भर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ और सोच के आता हूँ कि ये सुनाऊंगा, हमेशा कुछ और ही सुनाता हूँ। तो आज एक और सुना रहा हूँ, शायद पहले सुनाई नहीं है यहाँ पे, इस मंच पे नहीं सुनाई है। अंकुर भाई, ये जिंदगी के फलसफे के ऊपर है। ये ऐसे है कि घर ले लिया है अब, घर ले लिया है अब उसी के पड़ोस में, कि घर ले लिया है अब उसी के पड़ोस में। इस बार देखते हैं आग लगाता कहां से है, और उसकी तरक्की की कहानियों में हूं मैं भी शामिल। देखना ये है कि सुनाता कहां से है। और उधार देना बंद कर दिया है सबने, अब देखते हैं खर्च चलाता कहां से है। और खुदा के नाम से तो कर ली थी उसने तौबा, खुदा के नाम से तो कर ली थी उसने तौबा, फिर भी देखो न जाने मस्जिद जाता कहां से है। और कहता था कि पीना छोड़ दिया है उसने, कहता था कि पीना छोड़ दिया है उसने, फिर भी ये साकी और पैमाने की गजलें गुनगुनाता कहां से है। शुक्रिया। और सुना है नहीं रहा रिश्ता महफूज, जो कि मेरा नाम है, कि सुना है रिश्ता नहीं रहा महफूज अब उससे कि सुना है रिश्ता नहीं रहा महफूज अब उससे, फिर इतनी रात रात को आखिर आता कहां से है। और तुम कुछ भी कहो, कुछ बात तो है उसमें, तुम कुछ भी कहो कुछ बात तो है उसमें। इतनी कारगुजारियों पर भी न जाने शोहरत पाता कहां से है। और आखिरी लाइन है, यकीन मानो एतबार कर न लेना उसकी नियत पर, यकीन मानो एतबार कर न लेना उसकी नियत पर। शराफत की कस्में न जाने खाता कहां से है। घर ले लिया है अब उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई हेमंत जी को। ये जो लिखा मैंने, मैं इस तरह का कभी लिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा अलग जोन में था, मैंने लिखा इसको और बहुत ही एक थॉट आया और उसको लिखता गया और आपके सामने है। टाइटल है गम हमारी महफिल में। तो नोडू साहब हमारी महफिल में वो जमती है, जब भी जमती है। स्वागत है।
तो गम हमारी महफिल में गम हमारी महफिल में कल शाम कुछ गम आए हमारे पास। कल शाम कुछ गम आए हमारे पास, दिख रहे थे वे बहुत उदास। कल शाम कुछ गम आए हमारे पास, दिख रहे थे वे बहुत उदास। हमने भी उन पर तरस खा लिया, हमने भी उन पे तरस खा लिया, महफिल में अपने पास बिठा लिया। पूछा कहां से आए हो, पूछा कहां से आए हो, इतना क्यों मुरझाए हो। आह भरकर एक गम बोला, आह भरकर एक गम बोला, अब क्या बताएं भैया, हमारी तो डूब गई है नैया। हम तो खुद हैरान हैं, हम तो खुद हैरान हैं, बहुत ही परेशान हैं। हम पर कई इल्जाम हैं, बस पूछो मत, जमाने में हम बदनाम हैं। क्या इसका कोई समाधान है, क्या इसका कोई समाधान है? इसका कोई समाधान है। हमने कहा सुनो गम भाई, हमने कहा सुनो गम भाई, अब हमने सुन ली तुम्हारी ये दर्द भरी दास्तान। अब हमने सुन ली ये तुम्हारी दर्द भरी दास्तान। एक ज्योतिषी से है हमारी पहचान, एक ज्योतिषी से है हमारी पहचान। जरा मिलकर उससे दिखाओ अपना हाथ, जरा मिलकर उससे दिखाओ अपना हाथ। पता करो इतने बुरे क्यों हैं तुम्हारे हालात, पता करो इतने बुरे क्यों हैं तुम्हारे हालात। गम बोला ज्योतिषी के बारे में हमें भी है कुछ ज्ञान, कल ही एआई ने बंद कर दी उसकी दुकान, कल ही एआई ने बंद कर दी उसकी दुकान। अब वो भी है हमारा सताया और हम ही से परेशान। हम बोले कोई बात नहीं गम, तुम्हारी बात में भी है दम, कोई बात नहीं गम, तुम्हारी बात में भी है दम। हमारे पास है इसका एक अचूक उपाय, हमारे पास है इसका एक अचूक उपाय। चलो क्यों ना एक एक जाम हो जाए, चलो क्यों ना एक एक जाम हो जाए। बस एक हाँ का था इंतजार, गम संग बैठे हम चार यार। बस एक हाँ का था इंतजार, गम संग बैठे हम चार यार। देखकर हमारी आओ भगत, देखकर हमारी आओ भगत, गम हमसे रहे बार बार चिपक। नशे में झूमकर गम बोले, नशे में झूमकर गम बोले, अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे, आज से हम तुम्हारे कहलाएंगे। हालात बिगड़ते देखकर हमने एक तरकीब लगाई, हालात बिगड़ते देखकर हमने एक तरकीब लगाई। मासूम गमों को बस थोड़ी सी ज्यादा पिलाई, गमों को कर नशे में चूर, कुछ यूं हम हो गए गमों से दूर। गमों को थोड़ा आपके गम दूर करने की कोशिश। हाँ मैंने आप अच्छा गम के साथ रम फील है, अच्छी बात है। मैंने एक बार जूते पे भी लिखती थी पीछे। एक और रचना जो मैंने एक दो दिन पहले ही लिखी, तो और कहीं ना कहीं मुझे ना कभी कभी आपके जहन में कुछ चल रहा होता है, आपको कुछ याद आ जाता है, कोई गीत गुनगुनाते हैं आप, कोई गजल, कोई कविता, वो आधार बन जाती है और आप लिखना शुरू करते हैं उसके बेसिस पर। एक महेश्वर तिवारी की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, इसके बेसिस पे मैंने एक कविता पहले भी लिखी है, जो ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। उसी थॉट के साथ एक और मैं ये कविता में थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा आपको। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। खाली शब्दों में आता है ऐसे अर्थ पिरोना, गीत बन गया सा लगता है घर का कोना कोना। ये आधार है जिसके आधार पे मैंने कभी कविता लिखी थी। और अब जो मैंने लिखा वो कहीं ना कहीं स्टार्ट यहीं से हुआ। छत दीवारों से कहां घर होता है, छत दीवारों से कहां घर होता है, उसके होने से ही घर
घर होता है, उसके होने से ही घर होता है। सोचता हूँ चला जाऊं पहाड़ों की ओर, सोचता हूँ चला जाऊं पहाड़ों की ओर, अब भला अकेले कहाँ सफर होता है, अब भला अकेले कहाँ सफर होता है। वो भी करती है सजदे माँ के जैसे, वो भी करती है सजदे माँ के जैसे, सुना है उसकी दुआओं में भी असर होता है। वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, मेरे ख्यालों में वो हर शहर होता है, मेरे ख्यालों में वो हर शहर होता है। वीरान सा लगता है ये सारा जमाना, वीरान सा लगता है ये सारा जमाना, उससे जुदा होना एक कहर होता है। और ये सब आपको पसंद आएगा जरूर, मुझे बहुत पसंद है। हथेली पर सरसों कभी जमती नहीं, हथेली पर सरसों कभी जमती नहीं, पर दीवानों से कहाँ सब्र होता है। और एक आज के परिवेश में गांव और शहर का तुलना होती रहती है और हम सब उसको देखते भी हैं। आखिरी पंक्तियां, जुड़े रहते हैं लोग मिट्टी से गांव में, जुड़े रहते हैं लोग मिट्टी से गांव में हेमंत, तन्हाइयों का शिकार तो शहर होता है, तन्हाइयों का शिकार तो शहर होता है। गजल आप सुनना चाहेंगे तो मैं एक मुझे गजल बड़ी पसंद है। तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों हो, सुनिए आपने कहा, ये गाया करते थे ज्यादातर, मैंने जो सुना पंकज उदास जी तो रहे नहीं हमारे बीच में, तो ये उनकी गजल है जो मैंने कॉलेज के टाइम में कभी बहुत गाई, और जो मेरे इसके लिए गाई वो साथ आ गई। और हाँ, गजल ने मिशन पूरा किया। वो गजल क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में एक वर्ड होता है, मुकम्मल हो गई, हाँ मुकम्मल हो गई गजल। तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों हो, तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों हो, इश्क करते हो तो हालात से डरते क्यों हो, तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों हो। ये बताओ तो जरा मेरा ख्याल आते ही, ये बताओ तो जरा मेरा ख्याल आते ही, दिन से घबराते हो तुम रात से डरते क्यों, दिन से घबराते हो तुम रात से डरते क्यों, तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों। तुम तो कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं, तुम तो कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं, फिर जुदाई के ख्यालात से डरते क्यों हो, फिर जुदाई के ख्यालात से डरते क्यों हो, तुम सरेआम मुलाकात से डरते क्यों हो। आज के इस पूरे कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बहुत ही प्यार से सुना, बहुत ही अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करी। मैं तो कहूँगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा माहौल रहा और मुझे पेशेंटली सुनने के लिए, सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम स्कूल में थे तब ये गीत, कोई दो भाई थे भारद्वाज ब्रदर्स, उन्होंने ये गीत लिखा था।
कि क्या जमाना आ गया है दोस्तों। और वो गाना समहाउ मैंने रिसाइट कर लिया। तो कॉलेज में एक दफा मेरे टीचर ने मेरी अटेंडेंस लगाने के लिए वो गाना मुझसे लिखवाया था। तो गाना कुछ इस तरह था कि पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में थोड़ी सी खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डिब्बा मिलता था, अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में, पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में देखने भी आजकल लुगाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में थोड़ी सी खटाई नहीं मिलती। शिक्षक ने बच्चों से कहा, प्रश्न एक पूछता हूँ, देखते हैं तुम में से हल कौन कर पाता है। प्रश्न है ना टेढ़ा मेढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा साधा, अंडे से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आता है। एक बच्चा बोला, प्रश्न ही विचित्र है गुरुजी। एक बच्चा बोला, प्रश्न ही विचित्र है गुरुजी, बाद में देखेंगे इसे कौन बतलाता है। पहले हम बच्चों को आप ये बताइए माननीय, वो बच्चा अंडे के अंदर घुस कैसे जाता है। कुत्ते वाला बोला, ये विदेशी कुत्ता लेके जाओ, ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा। उसकी बातें सुन के एक महिला बोली, घर में कुत्ता ले तो जाऊं लेकिन मेरे पति को न भाएगा। तो वो बोला, ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं। तो वो बोला, ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं, इस कुत्ते को जो नहीं लेगा वो पछताएगा। पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी, पर ऐसा कुत्ता जिंदगी में नहीं पाएगा। जब दिन सुहाना देखे, मौसम मस्ताना देखे, बैंक लूटने की तैयारी कर लीजिए। 4 साथी मिलके जाए, 3 ही बंदूकें लाए, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले। थाने के ही साथ वाले बैंक में ये कीजिए, रुपए सारे कैशियर से लूटने के बाद प्यारे अगले काउंटर पे जाके खाता खोले दीजिए। और लास्ट 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। ये चश्मे वालों के ऊपर है खास तौर पे। तो ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है। तो चश्मे वाला बोला, कैसे दीदे फूटे मेरे भैया, चश्मा पहनने से मिलती नहीं लड़कियां। सूट भी पहन के देखा, बूट भी पहन के देखा, सब करके देखा पर पटती नहीं लड़कियां। भैया बोले, अपना ये चश्मा उतार फेंको। भैया बोले, अपना ये चश्मा उतार फेंको, फिर देखो कैसे पटती नहीं है लड़कियां। चश्मे वाला बोला, है ये भी करके देख लिया, चश्मा उतारने से दिखती नहीं लड़कियां। थैंक यू सो मच। मैं जब क्लास 8 में था, मुझे जो अब तक याद है फेंट मेमोरीज में से अपनी, क्लास 8 में मैं गजलें सुना करता था। और मुझे आदत कहाँ से लगी, मेरे फादर ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ गजल्स, तो वो गाते भी हैं। वो मुझे तब पता चला जब उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, तो हमारे एक मित्र गा रहे थे, उन्होंने उनको रोका, अरे तुम रुको मैं सुनाऊंगा। तो उन्होंने सुनाई। तो ये गजल वो बहुत सुनते थे, जो मुझे राज इलाहाबादी की गजल है, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, और अनूप जलोटा ने स्वर दिया है इसको। जो जितनी भी सुनी है वो अनूप जलोटा के स्वर में सुनी है। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, लज्जते बढ़ा दीजिए, कीमते दिल बता दीजिए, कीमते दिल बता दीजिए, कीमते दिल बता दीजिए, हाथ लेकर उड़ा दीजिए, हाथ लेकर उड़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए।
एक इस गजल का आखिरी शेर है जो आप साथ लेके जाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात। एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़त गम बढ़ा। बहुत बढ़िया।